हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का जो भी बेसिक्स है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर दिया है। आज अपन ये देखेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है और उनका क्या आधार है, और जो भी अंतःप्रवाह की नदियां हैं उनके बारे में अगर अपन देखेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान के अफवाह तंत्र की, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये देखो राजस्थान के सेंटर में क्या है, आपने अरावली पर्वत माला है। अब देखो कुछ नदियां राजस्थान से ऐसी है जो अपना पानी अरब सागर की ओर लेके जाती है। कुछ नदियां ऐसी है जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, और कुछ नदियां ऐसी है जिनका पानी ना तो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है और ना ही अरब सागर के अंदर पहुंचता है, वो बीच में ही क्या हो जाती है, ऐसे खत्म हो जाती है। तो जिनका पानी किसी भी समुद्र तक नहीं पहुंच जाता, बीच में ही क्या हो जाता है, रुक जाता है और वहीं पे वो उनका अंत हो जाता है, तो ऐसी नदियों को बोलते हैं अपने अंतः प्रवाह। दूसरे प्रकार की नदियां वो हो जाएगी जिनको अपन बोल देंगे अरब सागरीय, क्योंकि ये अपना पानी कहाँ पे लेके जाएगी, अरब सागर के अंदर। और तीसरी नदियां वो हो जाएगी जो अपना पानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी के अंदर लेके जाएगी। तो ये तीन ही प्रकार के अपवाह तंत्र राजस्थान के अंदर है। एक तो अंत प्रवाह, एक अरब सागरीय नदियां, और एक अपने बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो उनका जो 60% है वो कौन सा है, अपवाह अंत प्रवाह है। और अगर मैं बात करता हूँ करीबन 17% तक अरब सागरी नदियां हैं, और जो पीछे रिमेनिंग बचा है 23% वो कौन सी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हो जाएगी। अब अपन वन बाय वन करके इन सारों को देख लेते हैं। तो देखो, अपवाह तंत्र के तीन पार्ट है, अंत प्रवाह 60%, अरब सागरीय 17%, और बंगाली खाड़ी वाली कितनी हो जाएगी, 23% हो जाएगी। अब इनके अंदर कौन सी नदियां हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे मैं इनको बताऊंगा वो सारी याद हो जाएगी। बस याद रख लो, अंत प्रवाह के अंदर घग्गर है, कांतली है। अरब सागर के अंदर जो लूनी है, माही है, सोम है, जाखम है। बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन सी हो जाएगी, चंबल है, बनास है, कोठारी है। ये सारी बंगाल की खाड़ी के अंदर हो जाएगी। अब एक अपने यहाँ पे पॉइंट और आता है, एक अपना पॉइंट आता है सतही जल का, एक अपने पॉइंट आता है भूमिगत जल का। सतही जल को अपन बोलते हैं सरफेस वाटर, और इसको बोलते हैं अपन ग्राउंड वाटर। अब ये क्या है, इनका क्या प्रतिशत है वो भी बता देता हूँ। देखो, ये जैसे कोई भी क्षेत्र है, इसकी सतह के ऊपर जो पानी नदियों के अंदर है या महासागर के अंदर है, उसको तो अपन क्या बोल देंगे, सरफेस वाटर बोल देंगे। अगर मैं बात करता हूँ पूरे भारत का, 1.16% जो सतही जल है या जो सरफेस वाटर है वो कहाँ पे, अपने राजस्थान के अंदर है। और अगर मैं बात करता हूँ भूमिगत जल की या ग्राउंड वाटर की, तो उसका जो भारत का 1.69 या 1.72% जो भूमिगत जल है वो कहाँ पे, अपने राजस्थान के अंदर है। ये जो फैक्ट है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे, इसीलिए मैंने आपको बताया है। तो 1.69% तो सरफेस वाटर हो जाएगा, और जो सॉरी 1.16% तो सरफेस वाटर हो जाएगा, और 1.69 या 1.72% क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर हो जाएगा। ये दोनों आंकड़े ऑथेंटिक नहीं है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, तो ये अपन को दोनों ही ध्यान रखने हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ अंतः प्रवाह नदियां, तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी अंतः प्रवाह नदियां हैं वो भी मैं बता देता हूँ। घग्गर, कांतली, बाणगंगा, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल और कांकनी। अब इन नदियों में से अपन क्या क्या ध्यान रखना है, वन बाय वन करके अपन सारों को देख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी, तो वो कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी। और अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, कांकली नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह, तो उसका प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान के अंदर होगा, इसलिए इसको अपन ने बोला राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी। और अगर मैं राजस्थान की सबसे छोटी अंतः प्रवाह की नदी बताता हूँ, तो वो कौन सी हो जाएगी, कांकनी नदी, जो जैसलमेर के अंदर बहती है। इसकी लंबाई तकरीबन 10 किलोमीटर है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो वो कौन सी हो जाएगी, घग्गर। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की, अगर सबसे लंबी तो कौन सी हो जाएगी, कांतली, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, कांकनी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
अब वन बाय वन करके अपन सारी नदियों को देखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले घग्गर नदी की, तो देखो घग्गर नदी है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, मृत नदी बोलते हैं। यही क्या है, प्राचीन सरस्वती नदी है, इसे नट नदी या लेटी हुई नदी भी बोलते हैं। अब इनके क्या लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ घग्गर नदी के, ये कहाँ से निकलती है, तो देखो घग्गर नदी जो अपने हिमालय पर्वतमाला से निकलती है, वहां पे एक कालका की पहाड़ी है जो शिवालिक का एक भाग है, हिमाचल प्रदेश, वहां से ये निकलती है। फिर वहां से वो निकलकर पहले अपने पंजाब में आती है, पंजाब से अपने फिर कहाँ पे बहती हुई हरियाणा के अंदर आती है, और हरियाणा से फिर राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। ये जो राजस्थान में जो प्रवेश बिंदु उसको अपन क्या बोलते हैं, टिब्बी नामक स्थान से कहाँ पे प्रवेश करती है, राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। राजस्थान के अंदर फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़, फिर गंगानगर में बहती हुई कहाँ तक जाती है, फोर्ट अब्बास तक जाती है। देखो ये किसी भी सागर में नहीं गिरी, इसलिए किसके अंदर आ रही है, अंतः प्रवाह के अंदर। तो अगर मैं इसको प्रवाह क्षेत्र की बात करता हूँ तो देखो सबसे पहले हिमाचल से निकलती है पंजाब के अंदर, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान के टिब्बी, और राजस्थान में कौन से दो अपने जिले हो जाएंगे, एक अपने हनुमानगढ़ हो जाएगा, एक गंगानगर, फिर पाकिस्तान हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका प्रवाह क्षेत्र। अब इसके अंदर अपन को और क्या क्या ध्यान रखना है वो बता देता हूँ। देखो जब अपने घग्गर नदी के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तभी वो फोर्ट अब्बास तक पहुंचती है, वरना वो राजस्थान के अंदर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो राजस्थान के अंदर इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, देखो ये राजस्थान के अंदर इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको अपन क्या बोलते हैं, नाली बोलते हैं। और जब ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है तो इसका प्रवाह क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, हकरा बोलते हैं। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि नाली क्या है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ घग्गर नदी का अपने भारत के अंदर प्रवाह क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, नाली बोलते हैं। इसी कारण यहाँ पे जो अपने भेड़ की किस्म है उसी को भी अपन क्या बोलते हैं, नाली भेड़ की किस्म भी यहीं पे पाई जाती है। अब कुछ और पॉइंट मैं बता देता हूँ। देखो ये जो नदी है इसके किनारे बहुत सारी सभ्यताएं भी विकसित हुई है, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है। देखो एक तो है अपने रंगमहल सभ्यता जो अपने गंगानगर के अंदर है। अब दो रंगों के नाम यहाँ पे और हो जाएंगे, एक तो पीली बंगा, एक काली बंगा सभ्यता। वो भी इसी नदी के अंदर बस किनारे पर मतलब विकसित हुई थी, और ये अपने कहाँ पे, हनुमानगढ़ के अंदर। और इसी नदी के किनारे एक झील भी है जिसका नाम क्या है, तलवाड़ा, वो भी अपन को ध्यान रखना है। अब तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब देखो यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम है, एक है राम और उनके भक्त हनुमान। तो ये जो श्री राम और हनुमान वाड्रे हैं, अब ये कौन है, इनका क्या लॉजिक है वो मैं बता देता हूँ। देखो ये जो घग्गर नदी है यही प्राचीन काल में क्या थी, सरस्वती नदी। और जो सरस्वती नदी थी उसका देखो प्रवाह कुछ इस प्रकार से था, वो अरब सागर के अंदर जाती थी। तो ये जो श्री राम और हनुमान वाड्रे हैं, इन्होंने सरस्वती नदी का जो रास्ता है उसका पता लगाया था, और ये उन्होंने ये बताया था जो घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी का क्या है, अवशेष है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे दो जो भूमिगत जल पट्टियां हैं, एक तो कौन सी अपने वो चांदन नलकूप वाली भूमिगत जल पट्टी, वो भी सरस्वती नदी का अवशेष है। अब वो आपको यहाँ से आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गए अपने घग्गर नदी की सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ कांतली नदी, तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूँ उद्गम की, तो जो कांतली नदी है वो अपने खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से इसका उद्गम होता है, और सिक्कर से फिर ये झुंझुनू में जाके वहीं पे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो अगर मैं इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करूंगा तो सिक्कर और क्या हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको अपन क्या बोलते हैं, तोरावटी, मतलब इसका आसपास का जो एरिया उसको क्या बोलते हैं, तोरावटी। इसी कारण इस क्षेत्र की बोली को भी अपन क्या बोलते हैं, तोरावटी बोली भी बोलते हैं। अब इस नदी के किनारे भी दो सभ्यता विकसित हुई है, वो कौन कौन सी है वो बता देता हूँ। देखो झुंझुनू के अंदर एक सभ्यता विकसित हुई है इस नदी के अंदर जिसका नाम है सुनारी सभ्यता। और जो अपने सिक्कर के अंदर नीम का थाना के आसपास भी एक सभ्यता विकसित हुई है जिससे अपन क्या बोलते हैं, गणेश्वर सभ्यता। वो दोनों सभ्यताएं इसी कांतली नदी के किनारे क्या हुई है, विकसित हुई है। अब अगर मैं बात करता हूँ बाणगंगा नदी की तो उसके बारे में भी बता देता हूँ। देखो बाणगंगा है, इसी की नाम क्या है, इससे अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, रुंडित नदी बोलते हैं। अब इस नदी के अगर मैं उद्गम की बात करता हूँ तो देखो जयपुर की जो बैराट की पहाड़ी है यहाँ से इसका उद्गम होता है। जयपुर से ये अपने जाती है दौसा, दौसा से अपने भरतपुर, और फिर हरियाणा के आसपास मैदानों में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो बाढ़ आ जाती है, तो फिर कई बार ये अपने यमुना के अंदर
मिल जाती है। तो बैराट बाणगंगा बैर से क्या हो जाएगा, बैराट हो जाएगा। अब इसके किनारे भी एक सभ्यता विकसित हो रखी है, इसका नाम क्या है, बैराट सभ्यता है, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तो ये हो गया बैराट सभ्यता, बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है, और इस नदी के ऊपर 2 डैम भी बने हुए, बांध भी बने हुए हैं। देखो जयपुर के अंदर तो कौन सा हो जाएगा, रामगढ़ बांध हो जाएगा, और भरतपुर में इसी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, अजान बांध है। तो देखो इसका प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर, बैराट सभ्यता, रामगढ़, अजान बांध, ये हो गए। अब इसकी कुछ सहायक नदियां जो डायरेक्ट आपको ध्यान रखनी है, गोमती, नाला, सूरी, पलोसन। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, घूमती हुई नाले में कौन गिर गई, साली पड़ोसन गिर गई। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, गोमती, नाला, सूरी, पलोसन। अब देखो कुछ नदियां और है, उनके बारे में बता देता हूँ। एक का नाम है कांकनेई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मसूरदी नदी बोलते हैं हम। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, देखो जो कांकनेई या जो मसूरदी नदी है, वो अपने कोटड़ा की पहाड़ी से निकलती है, जो कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है, और जैसलमेर जिले के अंदर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और जहाँ पे विलुप्त होती है वहां पे एक झील का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बुझ झील बोलते हैं। और जो ये बुझ झील है वो एक मीठे पानी की झील है। इसके बारे में बस अपन को इतना ही ध्यान रखना है। और अगर अब मैं बात करता हूँ साबी की नदी की, तो देखो साबी शहर से कहाँ से निकलेगी, सेवर की पहाड़ी से। तो देखो जो ये साबी नदी है सेवर की पहाड़ी से निकलती है, और सेवर की पहाड़ी जयपुर में है, और जयपुर से चलकर ये अलवर, अलवर से कहाँ पे जाती है, हरियाणा की तरफ जाती है। तो साबी नदी के बारे में बस अपन को इतना ही ध्यान रखना है, जयपुर, अलवर, हरियाणा, और बस इतना ही अपन को ध्यान रखना है। अब देखो कुछ नदियां और हैं जो बता देता हूँ। एक नदी है अपने रूपा रेल, जिसका नाम है रूपनारायण, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, लसावरी नदी बोलते हैं। अगर मैं रूपा रेल की बात करता हूँ तो देखो ये अपना जो अलवर जिला है, अलवर जिले के उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, और वहां से अलवर से बहती हुई ये कहाँ पे जाती है, अपने भरतपुर के अंदर जाती है। तो पहली बात तो ये हो गई, अलवर और भरतपुर इसका प्रवास क्षेत्र हो गया। अब इसके ऊपर भी एक सभ्यता विकसित हो गई है भरतपुर के अंदर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नोह सभ्यता बोलते हैं। और इसी नदी के ऊपर एक बांध भी बना हुआ है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मोती झील बांध। और ये जो नदी है अपने भरतपुर जिले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इसको भरतपुर की लाइफ लाइन भी बोलते हैं। अब कुछ और नदियां बची है, उनको भी मैं बता देता हूँ। जैसे अपने खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़। अब इन चारों को अपन को एक साथ में देखना पड़ेगा, क्योंकि जो चारों नदियां हैं सांबर झील के अंदर ही गिरती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ खारी नदी की, तो देखो खारी नदी है जो अपने नागौर से निकलती है, और कहाँ पे गिरती है, सांबर झील के अंदर गिरती है। अगर मैं बात करता हूँ खंडेला, देखो ये खंडेला नदी कहाँ से निकलती है, सिक्कर से निकलती है, और कहाँ पे जाके गिरती है, सांबर के अंदर गिरती है। और अगर मैं बात करता हूँ मेंथा नदी, तो मेंथा नदी अपने जयपुर के मनोहरपुरा की पहाड़ी से निकलती है, और सांबर झील के अंदर गिरती है। और अगर मैं बात करता हूँ रूपनगढ़ की, तो देखो रूपनगढ़ नदी अपने अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है, और कहाँ पे जाकर गिरती है, सांबर झील के अंदर गिरती है। अब मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर बताया तो मैंने बताया था जो सांबर झील है वो अपना क्या है, अपने अभिकेंद्रीय प्रवाह का एक प्रकार है। आप यहाँ से क्लियर देख सकते हो, यहाँ से 4-5 नदियां डायरेक्ट कहाँ पे गिर रही है, एक ही बिंदु के ऊपर आकर गिर रही है। तो ये भी पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस।